हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 9.9। बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 9.9 है एंड टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? देखो, जो न्यूक्लिक एसिड होता है दिस इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हमने इससे पहले न्यूक्लियोटाइड्स बनाया था। अब हम उस न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या करेंगे? ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो वो क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। चाहे वो डीएनए हो और चाहे वो आरएनए। एक डिफरेंस है बस इसमें कि यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस यूज होता है और यहाँ पे राइबोस शुगर यूज होता है। पेंटोस है जो वो यूज होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है दोनों का सेम होता है। तो इसमें देखो मेन चीज क्या है कि कौन सी चीज कहाँ से क्या होगी? ज्वाइंट होगी। तो न्यूक्लियोटाइड्स में देखो, एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा होता है? देखो, 3' ऑफ OH ग्रुप। जो आपने पेंटोस शुगर देखा था उसका 3' का OH ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के 5' से क्या होगा? ये कंबाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए 3' 5' वाला जो कॉम्बिनेशन बायो वालों ने सुना होगा, वो उसका लॉजिक यही है कि 3' और 5' आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो, एक न्यूक्लियोटाइड्स बनता कैसे है? तो न्यूक्लियोटाइड्स बनने के लिए आपको बताया था सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पेंटोस शुगर। ये हमने पेंटोस शुगर बना दिया। अब चलो राइबोस को बना दो। अब देखो इसमें ये 1' 2' 3' ये है 4' और ये है आपका CH2OH। दिस इज कॉल्ड 5'। ठीक है। अब क्या होता है जब 1' अटैच होता है किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो आपको बताया था उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर प्यूरिन्स होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है और पिरिमिडिन्स होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइंड हो गया। तो उसके 1' के साथ होगा। ठीक है। अब सपोज आपने क्या किया? राइबोस बनाया है तो यहाँ पे सेकंड में भी OH और 3rd' में भी OH। अब क्या होता है? यहां से अटैच होता है। आपको बताया था जब कोई फॉस्फोरिक अटैच होगा तो कहां से होगा? यहां से। इसका OH यहां से रिलीज हो जाता है। ठीक है। इसका OH रिलीज होगा, दूसरे का O रिलीज होता है तो यहाँ पे O आ जाता है P, फिर आगे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH यानी O- से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी OH ग्रुप है। तो पहला न्यूक्लियोटाइड्स बनाया था आपको। अब देखो सेकंड न्यूक्लियोटाइड्स आप सेम बना दो। यहाँ पे से P, यहाँ पे क्या होगा? OH आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O दिखा दो, यहाँ फिर O- या OH दिखा दो। तो कितने हो गए इसमें? देखो 1 2 3 ये चले गए। इधर से O और फिर यहाँ पे H2C और बाकी सारा कॉम्बिनेशन फिर क्या होगा? सेम आ जाएगा। ये है आपका O, ये फिर पेंटोस शुगर बन गया और यहाँ पे फिर क्या होगा? तो ये 1', ये 2', 3', 4' और ये 5'। फिर सेम दोनों कॉम्बिनेशन। अब क्या होता है? देखो इसमें इसका जो 3' है, पेंटोस शुगर जो पहले वाले का 3' है और दूसरे का ये देखो 5' है, ये आपस में फिर कंबाइंड हो जाएंगे। देखो H और OH यानी H2O फिर यहां से क्या होगा? निकल गया बाहर। H2O फिर से यहां से रिलीज होगा और यहां पे क्या बचेगा? देखो O बच गया। ठीक है। तो इसके हर एक स्टेप में यही करना आपने। H2O हर एक स्टेप में क्या होगा? रिलीज होता जाएगा। तो देखो बनेगा कैसे फाइनल वाला? ये P दिख गया आपको, इधर डबल बॉन्ड O दिखा दो, ये फिर इस O से अटैच हो गया ऊपर वाले से। ठीक है। यहाँ O और ये O- हो गया, इससे O- दिखा दो फिलहाल। ठीक। और यहाँ पे हमने क्या किया? H2C कर दिया। ठीक। उसके बाद क्या होगा? ये C किसके साथ अटैच होगा? यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा। और फिर ये ग्रुप कहाँ अटैच होगा? आपका बेस के साथ, नाइट्रोजनस बेस, कोई भी जो ग्रुप होगा बेसिक ग्रुप उसके साथ अटैच हो गया। अब देखो 3' वाला, 3' कहाँ से स्टार्ट किया? देखो आपने 1', ये हो गया 2', ये हो गया 3', ये हो गया 4', ये हो गया 5'।
तो होता क्या, जो 3 डैश वाला कॉम्बिनेशन होगा अब ये दूसरे के साथ अटैच होगा O के थ्रू, ये वाला O के थ्रू, फिर क्या आएगा यहाँ पे P आ जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये O माइनस आ गया। अब क्या हुआ देखो, यहाँ O आ गया, फिर ये CH2 आ गया। उसके बाद फिर ये दोबारा कॉम्बिनेशन सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने का इसमें। ये देखो फिर यहाँ पे बेस लग जाएगा। फिर अगला वाला फिर क्या होगा, यहाँ से O से अटैच होता चला जाएगा। नेक्स्ट वन भी क्या होगा, सेम ऐसे ही जाएगा। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड्स ये हो गया, तो देखो इस एंड को, ये जो पहले वाला एंड दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे 5 डैश एंड। 5 डैश क्यों, क्योंकि 5 डैश से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पूरे एंड को हम कहेंगे 5 डैश। 5 डैश एंड, ऊपर वाले एंड को 5 डैश। और ये कहाँ से अटैच कर रहा है, 3 डैश 3 डैश 3 डैश। तो जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ आएगा, लास्ट वाला ये, इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे कहेंगे 3 डैश। इसका नाम है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जब हम बोलेंगे 5 डैश टू 3 डैश, जैसे मैंने कहा यहाँ पे चीज़ क्या हो रही, 5 डैश टू 3 डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डैश इधर है, 3 डैश इधर है। अगर मैंने कहा मैंने दूसरा बनाया और ये बना दिया मैंने 3 डैश टू 5 डैश, तो आप समझ जाओगे कि ये वाला पार्ट पहले है और ये वाला पार्ट लास्ट में। तो ये बुक में भी दिखाया हुआ, देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अब क्या होता है, यहाँ से OH और इसका जो O है ये आपस में कंबाइंड होंगे, इस तरीके से बना देगा। तो ये वाला एंड जो पहले वाला देखो 5 डैश वाला एंड, दिस इज कॉल्ड 5 डैश एंड। और जो सेकेंड डैश है, क्योंकि 3 डैश से अटैच होगा, फिर यहाँ पे 3 डैश से अटैच होगा, तो इस एंड को जो इधर वाला एंड है, दिस इज कॉल्ड 3 डैश। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया देखो, 5 डैश टू 3 डैश। अब इसमें जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मैंने आपको कहा था डाइएस्टर क्यों होता है, देखो इस O के ऊपर भी C है और इस O के इधर भी C है, 2 C कनेक्ट हो गए, इसीलिए डाइएस्टर। अगर एक C कनेक्ट होता तो मोनोएस्टर, 2 C कनेक्टर होगा, तीनों C कनेक्ट होते तो ट्राई। तो यहां पे ध्यान रखना आपने कि ये क्या हो गया, डाइएस्टर हो गया। डाइएस्टर, डाई का मतलब 2, जैसे POO, ऐसे POO, तो इसीलिए एस्टर ग्रुप यहाँ पे इसे हम काउंट करते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स अगर आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। और ये एंड कौन सा है देखो, 5 डैश टू 3 डैश। तो कई बार हम केवल दिखाएंगे 5 डैश टू 3 डैश, तो आप समझ जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी ये वाला एंड ऊपर है और ये नीचे। अगर मैंने कहा 3 डैश टू 5 डैश, मतलब ये वाला एंड ऊपर है और ये वाला नीचे है। देखो तो इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, होता क्या है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी द लिंकेज थ्रू विच 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कंबाइंड, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड होंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उससे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो आपने देखा होगा जितने भी टाइप्स हैं इसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, यानी जनरली हम इसे कहेंगे कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, तो दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा पॉलीमराइजेशन है, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल कंबाइंड हो रहा है। अब पॉलीमर का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होते जाएंगे। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखना आपने। अब देखो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर के, एक है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड होगा, और सेकेंडरी मतलब 2 स्ट्रैंड हो जाएंगे। तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, द स्ट्रक्चर इन विच न्यूक्लियोटाइड्स आर कंबाइंड टुगेदर इन सीक्वेंस इन सिंगल स्ट्रैंड, एक सिंगल स्ट्रैंड में, जैसे अभी हमने एक सिंगल स्ट्रैंड में बनाया था, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और जितने भी क्या होंगे डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड होंगे, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा।
और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होते हैं न्यूक्लिक एसिड की, वो स्टार्ट कहाँ से होगी 5 डैश से जनरली, और फिनिश कहाँ पे होगी 3 डैश। 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे 5 डैश आएगा और एंड करेगा ये 3 डैश में। तो 5 डैश से स्टार्ट होगा जनरली और 3 डैश से खत्म होगा। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ये क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। पहले एक न्यूक्लियोटाइड्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से क्या होंगे, सीक्वेंस से लगे होंगे। अब इसमें क्या होता है, हजारों कई सौ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड होंगे। तो सेम सीक्वेंस से यहाँ पे O माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ O माइनस होगा, यहाँ से O, ये CH2, उसके बाद फिर यहाँ पेंटोज शुगर लगा होगा आपका। इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है बनाने की। ये आपका बेस लगा होगा। इसके बाद देखो यहाँ 3 डैश से, ये 1 डैश 2 डैश और 3 डैश से, 3 डैश से फिर क्या होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड हो जाएगा। फिर सेम सीक्वेंस चलेगा ऐसे ही, ये O, फिर यहाँ पे CH2, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पेंटोज शुगर लगा होगा, फिर यहाँ बेस लगा होगा। चाहे कोई भी बेस लगा सकते हो आप लोग, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद देखो ये 1 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश, फिर 3 डैश में दोबारा अटैच हो जाएगा O, फिर यहाँ P डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आप बना सकते हो इससे। ये O माइनस है ये, फिर यहाँ O CH2, इस तरीके से आप अटैच करे जाओगे। तो एक क्या होगा, सिंगल लाइन आपको दिखेगी। इस तरीके से एक लाइन दिखा सकते हैं हम आपको। इसमें से सिंगल स्ट्रैंड का मतलब ये 5 डैश से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में 3 डैश तक चल रहा है। तो जनरली हम इसे लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। तो लाइंस का मतलब क्या हुआ, ये पूरा अरेंजमेंट हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें केवल क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड होना। दिस इज कॉल्ड सिंगल, एक सिंगल लाइन है। तो एक सिंगल लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रैंड वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड। क्लियर है यहां तक? अब आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेकेंडरी का मतलब 2 स्ट्रैंड हो जाना। प्राइमरी में एक ही स्ट्रैंड था, अब यहां पे क्या हुआ, 2 स्ट्रैंड हो गए। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनता है वो डीएनए का ही बनता है, मेन डीएनए का बनता है। और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो डीएनए से पूछे जाते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको दिया था वॉटसन ने और क्रिक ने इन 1953, और इसके लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है, देखो हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड। जैसे मैंने अभी कहा आपको चेन या स्ट्रैंड कहते हैं हम इसे। 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है ये, और जो ट्विस्टेड होता है आपस में अराउंड ईच अदर। जनरली राइट हैंड साइड में ट्विस्ट होता है, दिखाते हैं कैसे होता है। तो ये देखो, ये आपका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड। ये एक स्ट्रैंड देखो, ये दिख रहा है आपको 3 डैश टू 5 डैश, और दूसरा दिखेगा आपको 5 डैश टू 3 डैश तक। तो 2 कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक है 3 डैश से 5 डैश तक। ये क्वेश्चन भी आता है जिसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे कि ये 5 डैश क्यों नहीं होता है। ये 3 डैश से 5 डैश होगा और ये 5 डैश टू 3 डैश होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं या 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड चेन है या इसे कहते हैं स्ट्रैंड कहते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियो, जनरली वो राइट हैंड साइड में ज्यादा ट्विस्ट होता है, ज्यादा जो झुका होता है वो राइट हैंड साइड में ज्यादा झुका होता है इन जनरल। सेकेंड पॉइंट इसमें है कि जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक होगा 5 डैश टू 3 डैश, तो दूसरा होगा 3 डैश टू 5 डैश। ये है सपोज हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिया, इसे सपोज करो इस तरीके से दिखा दिया हमने इसको। तो यहां पे क्या होगा, सपोज एक ये वाला 5 डैश है, तो इसके साथ वाला यहां 5 डैश टू 3 डैश है, तो जो दूसरा स्टैंड हम लगाएंगे यहाँ पे वो होगा 3 डैश टू 5 डैश, यानी अपोजिट रन करते हैं। पहले का देखो, हमने एक लाइन लिया, ये वाली लाइन हमने पहले एक लाइन ले लिया, ये
ये क्या होगा, यहाँ 5 डैश होता है और ये लास्ट जाएगा यहाँ पे 3 डैश में। अब दूसरी लाइन ले लो, देखो ये मैंने कहा था ना 2 स्ट्रैंड होते हैं, यहाँ से हमने दूसरी लाइन ले लिया, तो ये क्या होगा, यहाँ से 3 डैश होगा और ये यहाँ होगा 5 डैश। यानी ये हर हमेशा अपोजिट रन करेंगे। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कहा ये 5 डैश है और ये भी 5 डैश है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसका रीज़न हम अभी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो इसमें ध्यान रखना, 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो अपोजिटली रन करते हैं। यानी 3 डैश पहला होगा 3 डैश टू 5 डैश टू 3 डैश, और दूसरा रन करेगा 3 डैश टू 5 डैश में। तो ये सेकंड पॉइंट है इसका कि जो स्ट्रैंड होगा वो अपोजिटली डायरेक्शन में रन करेगा। यानी एक होगा 5 डैश टू 3 डैश, दूसरा होगा 3 डैश टू 5 डैश। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो कि जो शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन होता है, शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन होता है वो आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स के आउटसाइड में होता है, और जो बेस होता है बेस वो कहाँ होता है, इनसाइड में, परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। अब देखो क्या होगा, जैसे हमने फॉस्फेट, ये 5 डैश है तो 5 डैश है, तो इसमें देखो ये फॉस्फेट और ये बेस शुगर और जो फॉस्फेट है ये कहाँ होंगे, आउटसाइड, बाहर की साइड होंगे, और ये होगा इनसाइड। कैसे, देखो सपोज करो मैंने ये लाइन खींची, ये लाइन जैसे हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने इसको दिखा दिया, क्या दिखा दिया, यहाँ पे पेंटोज शुगर दिखा दिया मैंने। जो बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है, बैकबोन बनी होती है जनरली किसकी, शुगर की बनी होती है। ऐसे मैंने शुगर दिखाया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये है इस तरीके से। अब देखो जो बेस होगा, बेस अभी हमने कहा था इनसाइड होगा, ये बेस अंदर की साइड होगा, और ये दोनों के दोनों जो शुगर है आपका, और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, CS2, और ये फॉस्फेट लगा दिया, फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट और शुगर है ये कहाँ हो गया, आउटसाइड हो गया। जैसे मैंने लाइन खींचा तो लाइन के यहाँ लाइन खींचा तो लाइन के आउटसाइड, इधर बाहर की साइड हो गया ये शुगर और फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट कहाँ की साइड हो गए, बाहर की तरफ हो गए। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको, बेस होना चाहिए, तो बेस किधर की साइड आ गया, ऑटोमेटिकली इनसाइड आ गया। बेस हमारा हो गया इनसाइड, अंदर की तरफ बेस। तो एक लाइन ये बन गई, देखो एक लाइन अगर मैंने बनाया, सपोज करो एक लाइन ये बन गई, शुगर करके दिखा देते हैं इस तरीके से, और ये नाइट्रोजन बेस हो गया, और एक लाइन यहां से आगे देखो, इसमें भी क्या होगा, बेस इसके बिल्कुल पास होगा। दूसरी चीज क्या होगी, यहां पे ऐसे शुगर यहां होगा। तीसरा यहां पे CS2 होगा, और यहां पे क्या होगा, फॉस्फेट होगा। इधर कहाँ था, यहाँ पे CS2 था और इधर था फॉस्फेट। तो जनरली आप देखो फॉस्फेट बाहर की साइड है, शुगर और फॉस्फेट आउटसाइड है, और ये क्या होंगे, इनसाइड हो जाएंगे। और ये एक ट्रेंड हो गया, एक ट्रेंड ये हो गया। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये स्ट्रेट चेंज है, ये देखो इसके कहाँ पे परपेंडिकुलर में क्या लगा होगा, आपका नाइट्रोजनस बेस लगा होगा। और ये जो बैकबोन है आपका, बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर की बनी होती है। शुगर और फॉस्फेट कहाँ होगा, आपका आउटसाइड में दिखेगा आपको। और जो बेस होगा, जनरली बेस इनसाइड प्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान रखना, बेस हर हमेशा इनसाइड होगा और ये ट्रेंड के आउटसाइड में होंगे। अब वो फोर्थ पोजीशन कह रहा है कि जो ये डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड देखो, इसमें जो बेस होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है या कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ध्यान रखना। अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि फॉस्फोडाइएस्टर लिखेंगे या हम लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो क्या होता है, जो बेस होता है, बेस, इस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे, देखो दिखाते हैं आपको। ये देखो जो नाइट्रोजनस बेस होगा इन जनरल, तो देखो उसमें क्या होता है, बेस पेयर में देखो, बेस पेयर अगर आपने कोई भी बेस पेयर यहाँ पे बनाया तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने देखा ही होगा कि सब में होता है।
तो इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कहीं पे O भी दिखता है आपको, तो O और H के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी H और O या N और H के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जो दो बेस पेयर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो बेस पेयर के बीच में हर हमेशा क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये ध्यान रखना हर हमेशा। अब इसे स्ट्रक्चर से भी दिखाते हैं। देखो ये है आपका साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। तो ये आपका ये अंदर की साइड देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, देखो ये परपेंडिकुलर इस तरीके से बेस लगे हुए हैं परपेंडिकुलर। अब देखो ये एडेनिन और ये थायमिन पास पास आ गए, तो ये बेस पास पास आएंगे तो इसके बीच में अब कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जो दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, और ये जो गलतियां होती हैं इसी में होती हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में अगर कोई बॉन्डिंग होती है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। लेकिन दो स्ट्रैंड के बीच में देखो, दो स्ट्रैंड आ गए तो इसके बीच में मैंने कहा था यहाँ भी बेस है और यहाँ भी बेस है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो स्ट्रैंड के बीच में अगर कोई बॉन्डिंग होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। देखो अगर टू न्यूक्लियोटाइड्स है, अगर उसने बोला कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, या जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। डाइएस्टर लिंकेज ये कंफ्यूज करेगा आपको। क्वेश्चन ये ज़्यादा आते हैं, बोर्ड लेवल में भी, सीटी में भी आता है और ये आपका नीट मेंस में भी आता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हार्ड बनते नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, या फिर न्यूक्लिक एसिड अगर जो आपस में न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा अगर दो स्ट्रैंड के बीच में जो है, टू स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड हो रहा है? दो स्ट्रैंड के बीच में देखो एक स्ट्रैंड यहाँ बना, एक स्ट्रैंड ये बचा, तो इसके बीच में एडेनिन, इसके बीच में ग्वानिन। या इस तरीके से क्या होंगे? नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अभी दिखाया था आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो स्ट्रैंड के बीच में या दो बेस के बीच में, अगर दो बेस के बीच में कहेगा वो या दो स्ट्रैंड के बीच में तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर वो कहता है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी तो दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब इसमें रूल भी है आगे जो हम बताएंगे कि जो एडेनिन होता है हर हमेशा डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू थायमिन से अटैच होता है। और दूसरा क्या आता है यहाँ पे? ग्वानिन। ग्वानिन है जो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के बीच में हर हमेशा। और यही आंसर है कि क्या है, जो सेम ट्रेंड नहीं होते हैं डेवलप, उसका मेन रीजन यही है इसका कि एडेनिन हर हमेशा थायमिन से ही अटैच होगा। ये फिक्स है, ये थायमिन एडेनिन से ही अटैच होगा दो बॉन्ड के थ्रू, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन अटैच होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब भी आप स्ट्रैंड बनाओगे अगर ग्वानिन और साइटोसिन होगा तो 3 बॉन्डिंग बनेगी, और अगर एडेनिन और थायमिन होगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसे? देखो ये देख लो, ये एडेनिन है और ये थायमिन है। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, देखो आप एक बार गौर से, और ये है आपका थायमिन का। तो इसमें देखो N और S के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड और O और H के बीच में दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, और कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें जो एडेनिन और थायमिन है इसमें जो फिक्स रूल है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन दोनों बेस पेयर के बीच में। और देखो ग्वानिन और साइटोसिन में, देखो ग्वानिन में यहाँ पे HO और ये HN और ये OH, तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हर हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 एंगस्ट्रम। 20 एंगस्ट्रम, इनकी विड्थ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है? दैट इज 20 एंगस्ट्रम। और देखो एक टर्न, यहां से यहां तक एक टर्न है, एक टर्न के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। एक टर्न के बीच का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रम।
और एक टर्न में कितने पेयर होते हैं? 10 पेयर होते हैं। तो एक पेयर के बीच का डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रम। कई बार आपको चकराने के लिए दे देता है वो नैनोमीटर में, ध्यान रखना नैनोमीटर में दे देता है वो कई बार आपको। तो अगर नैनोमीटर में देगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका 1 एंगस्ट्रम में होते हैं 10 नैनोमीटर, सॉरी अपोजिट क्या गया, 1 नैनोमीटर में होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम। ठीक है, 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रम होता है। तो ये कितने नैनोमीटर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन को कई बार क्या करता है, वैल्यू चेंज कर देता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि आंसर कौन सा होना चाहिए। देखो नैनोमीटर में और एंगस्ट्रम में, तो 1 नैनोमीटर मीन्स 10 एंगस्ट्रम। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे तो 34 एंगस्ट्रम मीन्स 3.4 नैनोमीटर, ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। ये आएगा 2 नैनोमीटर। तो कई बार क्या होता है, वैल्यू चेंज होती तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या दूसरी चीज़ आ गई, लेकिन वो उसकी यूनिट को चेंज कर देते। तो देखो इसके बेस पेयर हैं जो, वो 10 बेस पेयर होंगे। एक टर्न से, एक यहाँ से यहाँ तक का अगर हम एक टर्न लेते हैं तो इसमें 34 एंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर, और एक टर्न में 10 पेयर होते हैं और एक पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर। तो ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। अब आता है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल ने क्या कहा था? उसने कहा था अमाउंट ऑफ एडेनिन और अमाउंट ऑफ थायमिन बराबर होंगे, यानी दोनों की परसेंटेज बराबर होगी। परसेंटेज ऑफ एडेनिन और परसेंटेज ऑफ थायमिन बराबर होगा। सेकंड उसने कहा था कि अमाउंट ऑफ साइटोसिन और अमाउंट ऑफ ग्वानिन बराबर होंगे, यानी परसेंटेज ऑफ साइटोसिन और परसेंटेज ऑफ ग्वानिन भी बराबर होंगे। तीसरी चीज उसने क्या कही थी कि इन दोनों का प्लस, देखो एडेनिन और ग्वानिन, यानी टोटल जितना प्यूरिन्स लोगे उतना ही क्या होगा? पिरिमिडिन्स होगा। यानी सपोज मैंने कहा कि एडेनिन मेरे पास है 60%, तो आप समझ जाओगे ग्वानिन कितना होगा यहाँ पे 40%। और अगर एडेनिन क्या है 60% है, तो एडेनिन किससे होता है? थायमिन से, यानी ये भी 60%। और साइटोसिन ग्वानिन किसका है? ये, तो ये भी 40%। तो आप आराम से किसी की भी परसेंटेज निकाल सकते हो। इसमें क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में परसेंटेज बेस पे, तो आप परसेंटेज बेस पे निकाल लो। अगर ए कितना है, दूसरा कितना होगा, इन दोनों को मिला के 100%, इसको मिला के 100% मीन्स पर 100। देखो अभी जैसे किया था हमने कि परसेंटेज जितना एडेनिन का होगा उतना ही परसेंटेज किसका होगा? ग्वानिन का होगा। और एडेनिन और ग्वानिन के बीच में कौन सा होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हर हमेशा इसी से कंबाइंड होगा, फिक्स है, इसके अलावा किसी से कंबाइंड नहीं हो सकता। और सेकंड था परसेंटेज ऑफ साइटोसिन और परसेंटेज ऑफ थायमिन आपस में बराबर होंगे। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइंड होंगे। ये कॉम्बिनेशन फिक्स है। अभी आपको दिखाया भी कैसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे, कैसे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को चेंज किया तो पहले ही गलत हो जाएगा। अगर वो कोडिंग देता है, सपोज वो लिखेगा ACTG CA और G दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए A के साथ कौन लगेगा? A के साथ G लगेगा, C के साथ T लगेगा, T के साथ C लगेगा, G के साथ क्या लगेगा? A लगेगा, C के साथ फिर T लगेगा, A के साथ फिर G लगेगा, और G के साथ A लगेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, देखो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा मैंने कहा कि साइटोसिन की परसेंटेज दे दी मैंने आपको 30% दे दी साइटोसिन की। अब मुझे बताओ एडेनिन कितना परसेंटेज होगा, ग्वानिन कितना परसेंटेज होगा, और थायमिन कितना परसेंटेज होगा। तो आपको पता है, देखो अगर जितना C होगा उतना ही T होगा, यानी कि C आपका 30% है तो थायमिन भी कितना हो गया? 30%। और 100 माइनस 30 यानी A कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30 यानी 70%। और A जितना होगा उतना G हो जाएगा, यानी G भी कितना हो जाएगा आपका? 70%। तो आप क्या कर सकते हो? परसेंटेज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आप किसी भी परसेंटेज को निकालो, एडेनिन ग्वानिन, एक की दी होगी तो आप सबको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस रूल को हम कहते हैं यहाँ पे चारगाफ रूल। तो इसने कहा कि जितना अमाउंट हम क्या लेंगे,
जितना अमाउंट हम एडेनिन का लेंगे उतना ही ग्वानिन का होना चाहिए, और जितना अमाउंट हम किसका लेंगे साइटोसिन का उतना ही थायमिन का होना चाहिए, और जितना हम प्यूरिन्स लेंगे उतना ही क्या होना चाहिए पिरिमिडिन्स होना चाहिए। तो ये आपका चार्गाफ रूल हो गया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? देखो पहले नाम से ही पता चल रहा है। देखो प्रॉपर्टीज है शुगर। कौन सा शुगर हमने यूज किया है डीएनए में? डीऑक्सीराइबोस शुगर। आपको बताया था सेकेंड पोजीशन से जो OH है वहां से ऑक्सीजन को हम निकालेंगे तो उसे कहते हैं डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना सेकेंड पोजीशन से राइबोस की, तो दैट इज डीऑक्सीराइबोस। तो जो शुगर प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में, और आरएनए में होता है राइबोस शुगर, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसे कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड देखो नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में देखो 3 पॉइंट दोनों के लिए सेम है, एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन तीनों चीज सेम है। डिफरेंस कहाँ पे? देखो इसमें थायमिन होता है और इसमें यूरेसिल होता है। ओनली वन डिफरेंस इज देयर कि जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसमें डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। थर्ड वन इज लोकेशन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोकेशन। तो लोकेशन में देखो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जबकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आरएनए। तो आरएनए साइटोप्लाज्म में और डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखो कैसे होगा, ये होता है 2 स्ट्रैंड, जैसा भी हमने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जनरली जो डीएनए होता है वो 2 स्ट्रैंड में रहता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में रहता है। ये भी 2 स्ट्रैंड में रहता है लेकिन आपस में ही फोल्ड हो जाता है, तो उसे सिंगल स्ट्रैंड है। जो डबल स्ट्रैंड है इसका ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता वो, तो हम उसे सिंगल स्ट्रैंड में ही मानते हैं। नेक्स्ट वन इज साइज। जो डीएनए का साइज होता है बहुत लार्ज मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, यानी लार्ज साइज होता है, जबकि आरएनए का साइज होता है स्मॉल साइज। आरएनए स्मॉल साइज और डीएनए का लार्ज साइज। इसमें 100 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जबकि इसमें मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी डीएनए का साइज बड़ा होता है और आरएनए का साइज छोटा होता है। फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन होता है हेरिडिटी, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो डीएनए हेरिडिटी का काम करता है जबकि आरएनए करता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम, प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए का है हेरिडिटी। नेक्स्ट वन इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट बताता हूं। तो ये डीएनए में होता है और आरएनए में नहीं होता। तो ये सपोज करो डीएनए आपने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से आपने डीएनए को बनाया हुआ है इस 2 स्ट्रैंड के थ्रू। अब क्या होता है, जैसे आपने ये एक स्ट्रैंड बनाया, यहां से दूसरा स्ट्रैंड बना, अब ये सपोज करो ये अलग अलग होते चले गए, तो अलग अलग हो गए अगर यहां से, तो यहां से एक दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ये रेप्लिकेट करने लगता है। तो ये रेप्लिकेशन जो टेंडेंसी है वो किसकी है? डीएनए की है, वो आरएनए की नहीं है। तो डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है और आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। तो डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है और स्टोर करता है अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो इट इज द ब्लूप्रिंट। जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है? डीएनए होता है। यानी डीएनए के थ्रू क्या होती है? इंफॉर्मेशन पास होती है, ठीक है। और आरएनए क्या होता है कि कैरीज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय डीएनए। जो डीएनए जिस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा ये से क्या करता है? ले जाने का काम करता है। कौन? आरएनए। और वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन प्रोटीन। वो जो इंफॉर्मेशन होता है जनरली वो किसको बनाने का काम करता है? प्रोटीन को। इसीलिए आरएनए का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। और डीएनए का काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करना एक जनरेशन से अदर जनरेशन में। तो पहले ये किसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बनाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार करेगा,
और फिर ये क्या करता है, इस ब्लूप्रिंट को जो इंफॉर्मेशन होता है उसको किस में यूज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू हम आगे पास कर देते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए में 3 टाइप के आरएनए होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, इसे स्मॉल m आरएनए कहते हैं। सेकेंड इज राइबोसोमल आरएनए आरएनए और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। और इसमें एक जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल में पूछा जाता है आपसे, सीईटी वगैरह में या बोर्ड लेवल में ज़्यादा आता है, कि जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो आइडेंटिकल क्यों नहीं होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं, एक्सप्लेन करो। आइडेंटिकल का मतलब हुआ, जैसे सपोज करो ये हमने बनाया पहला 5 डैश और ये 3 डैश, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, जो हम दूसरा बनाएंगे वो भी क्या होना चाहिए, 5 डैश और 3 डैश होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल। तो ये आइडेंटिकल क्यों नहीं होंगे, रीजन क्या है, देखो आइडेंटिकल होंगे सपोज तो जहां पे एडेनिन है वहां पे एडेनिन होगा, जहां पे ग्वानिन है वहां पे ग्वानिन होगा, क्योंकि आइडेंटिकल हो गए दोनों। इसका जो स्टैंड होगा इसका भी वही होगा। ऐसी साइटोसिन के बाद साइटोसिन और थायमिन के सामने थाइमोसिन, तो ये आपस में कभी भी कंबाइंड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जो बेस पेयर होते हैं ये ए हर हमेशा किसके साथ कंबाइंड होगा, ग्वानिन के साथ, और सी हर हमेशा किसके साथ कंबाइंड होगा, ए होगा जो वो टी थायमिन के साथ होगा, और सी किसके साथ होगा, ग्वानिन के साथ। तो फिक्स पेयर हो गया। फिक्स पेयर की वजह से ये हर कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं हो सकते, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये 5 डैश है और ये 3 डैश है, तो यहाँ पे ये 3 डैश से 5 डैश होगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों, क्योंकि हर एक बेस पेयर क्या स्पेसिफिक अपने पेयर से अटैच होता है, तो दैट इज वाई जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड और आइडेंटिकल नहीं होते या आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो ये आपका लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।